जिसे उसकी माँ ने समुंदर में फेंक दिया था। समंदर में आखिर एक माँ अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके परिवार के कातिल आज भी खुले घूम रहे हैं, लेकिन ये ठहरा कमज़ोर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बातें सूरज की तरह चुप रही थी। सिर झुकाए चुपचाप बैठा सूर्या ये सब सुन रहा था। उसकी रगों में खून नहीं बल्कि आग दौड़ रही थी। उसने महसूस किया कि कंपार्टमेंट में बैठा हर एक शख्स उसे घृणा से देख रहा है, उसकी कहानी पर हंस रहा है। वो चाहता था कि एक झटके में उन सबका मुंह बंद कर दे, लेकिन वो किसे किसे चुप करवाता। उस ट्रेन के सारे लोग उस पर हंस रहे थे। ये सब सहना उसके लिए नामुमकिन था। उसके अंदर की आग अब तूफान बन चुकी थी। वो अपनी सीट से उठा और तेजी से बाथरूम की तरफ भागा। अंदर जाकर उसने खुद को बंद कर लिया और जोर से शीशे पर एक मुक्का दे मारा। शीशा टूटता नहीं, पर उसकी रूह तक कांप उठी। और फिर उसने बाथरूम की दीवार पर अपना सर दे मारा, इतनी जोर से कि उन लोगों की हंसी उसके कानों से हमेशा के लिए चली जाए। दर्द से कराहते हुए वो नीचे जमीन पर बैठ गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, एक भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। 8 साल पुराना वो दिन जब वो और उसकी फैमिली क्रूज पर थे। समुंदर की लहरों पर एक क्रूज, और उसी पर शहर का माफिया शमशेर सिंह एक जवान लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए तड़प रही थी। तभी उसके पापा बलविंदर साहनी दहाड़ते हुए आगे आए। वाहेगुरु का खौफ कर शमशेर सिंह, छोड़ दे बच्ची को। शमशेर ने उस लड़की को दूर फेंका और बलविंदर साहनी का कॉलर पकड़कर बोला, मुझे पाप पुण्य का पाठ पढ़ाएगा, तेरी औकात क्या है। पूरे क्रूज पर सन्नाटा छा गया था। तभी सूर्या की माँ प्रीति साहनी कांपती हुई आगे बढ़ी और शमशेर सिंह के सामने हाथ जोड़ दिए। शमशेर ने बलविंदर का कॉलर छोड़ा और प्रीति की तरफ देखकर एक शर्त रखी। एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर तू अंदर मेरे कमरे में चलेगी। ये सुनते ही बलविंदर का खून खौल उठा। उसने शमशेर सिंह के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और फिर 2 ही सेकंड में शमशेर के आदमियों ने बलविंदर को पकड़ लिया। शमशेर ने बलविंदर के सिर पर लोहे का सरिया दे मारा। सूर्या की चीख निकल गई। वो अपने पापा की तरफ भागा, लेकिन माँ प्रीति ने उसे कसकर पकड़ लिया। शमशेर सिंह पागलों की तरह बलविंदर को पीटता रहा। प्रीति अपने बेटे को पकड़े हुए शमशेर सिंह के पैरों में गिरकर माफी की भीख मांगने लगी, लेकिन शमशेर ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया और अपने आदमी से बंदूक लेकर बलविंदर साहनी को गोली मार दी। गोली की आवाज के बाद शमशेर ने एक गहरी सांस ली और प्रीति की तरफ लार टपकाकर बोला, गया तेरा पति, अब शर्म किस बात की, चल अंदर। तभी सूर्या ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और शमशेर सिंह की तरफ देखकर मासूमियत से बोला, मैं अपनी माँ को तेरे साथ कहीं नहीं जाने दूंगा। शमशेर और उसके आदमी हंसने लगे। शमशेर ने अपने खून से सने हाथ साफ किए और सूर्या की तरफ देखकर बोला, तो अब तू भी अपने बाप की तरह मुझे रोकेगा? ठीक है, अब तू भी चल अंदर और देख तेरी माँ का मैं क्या हाल करता हूँ। ये सुनते ही प्रीति की रूह कांप उठी। उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो रही है। उसने ना जाने क्या सोचा। कलेजे पर पत्थर रखकर उसने सूर्या को गोद में उठाया और क्रूज के किनारे की तरफ बढ़ने लगी। शमशेर के आदमी पीछे से चिल्लाए, पकड़ो उन दोनों को। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रीति ने अपनी आंखें बंद की और अपने जिगर के टुकड़े को समुंदर में फेंक दिया। ट्रेन में बैठा सूर्या इन भयानक यादों में खोया हुआ था कि उसे महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा है। वो हांफता हुआ उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपना पसीना साफ किया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वापस अपनी सीट पर बैठते ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसे नहीं देख रहा था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। सूर्या को समझ आया कि वो सारी बातें सिर्फ उसके मन का भ्रम थी। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, उसका स्टेशन आ गया। वो 8 साल बाद वापस उसी मुंबई शहर में लौट आया था जहां उसके परिवार के कातिल रहते थे। सूर्या ने दांत भींचे और बुदबुदाया, मैं अपने माँ बाप के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। शमशेर सिंह, मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने। ये सोचते हुए वो स्टेशन पर उतरा ही था कि उसे अपने मास्टर का मैसेज मिला। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने मास्टर की बात नहीं टाल सकता था। आखिर मास्टर ने ही तो उसे उस दिन डूबने से बचाया था। सूर्या ने स्टेशन से टैक्सी ली और सीधा माहेश्वरी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने उतरा। वो रिसेप्शन पर पहुंचा, जहां 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स उसे घूर रहे थे। अपॉइंटमेंट है? एक ने पूछा। सूर्या ने सिर हिलाकर मना किया, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। दूसरे गार्ड ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे कितने आते हैं यहाँ मैडम से मिलने, औकात देखिए अपनी। औकात, इस शब्द ने सूर्या के जख्मों को फिर से कुरेद दिया। जैसे ही गार्ड ने उसका कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सूर्या बिजली की तेजी से पीछे हटा और एक ही झटके में उसकी कलाई मरोड़कर जमीन पर पटक दिया। गार्ड दर्द से चीख उठा। दूसरा गार्ड गुस्से में झपटा, पर सूर्या ने झुककर उसकी बांह पकड़ी और घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार किया। वो भी चीखता हुआ पीछे गिरा। तभी सिक्योरिटी हेड विपुल छेत्री पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ। वो डायरेक्टर लारा की आवाज थी। लारा को देखते ही सब पीछे हट गए।
लारा ने सूर्या को देखा और एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे लगा जैसे उसने सूर्या को कहीं देखा है पर पहचान नहीं पाई, लेकिन सूर्या ने उसे पहचान लिया था। वो लारा को कॉलेज के दिनों से पसंद करता था। लारा ने विपुल छेत्री को डांट लगाई और तभी सूर्या ने उसके मुंह से शमशेर ग्रुप्स का नाम सुना। ये वही शमशेर ग्रुप्स था जिसका हेड शमशेर सिंह था, वही शमशेर सिंह जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। सूर्या को लारा के सिर पर एक खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया। उसका सिक्स्थ सेंस उसे आगाह कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे इसकी हिफाजत करनी होगी। लारा अपनी गाड़ी की तरफ जा चुकी थी और सूर्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रोके। उसने हिम्मत करके लारा से कहा, मैडम मुझे माफ कीजिएगा, कोई और रास्ता नहीं था आप तक पहुंचने का। लारा ने हैरान होकर भी उसे माफ कर दिया। शायद उसे भी सूर्या में कोई अपनापन महसूस हुआ हो। लारा ने गाड़ी स्टार्ट की और पूछा, तो क्या बेचने आए हो? नाम क्या बताया तुमने अपना? सूर्या ने एक पल रुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरा नाम सूर्या है। लारा सकपका गई, उसका पूरा वजूद हिल गया। सूर्या मेरा एक क्लासमेट था, उसका भी यही नाम था। तुम तो उसके बिल्कुल उल्टे हो। वो चबी और शांत था। सूर्या बस मुस्कुरा दिया। उसे अच्छा लगा कि वो लारा को याद तो है। लारा ने एक गंभीर आवाज में पूछा, तुमने अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया? सूर्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो घबरा गया और बहाना बनाया, आप मीटिंग में जा रही हैं ना? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? वहां ज्यादा लोग मिलेंगे। लारा ने मन में सोचा, ये तो फायदा उठा रहा है। उसने एक डील रखी, मैं तुम्हें ले चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। लंच में अगर मुझे कोई ड्रिंक ऑफर करे तो तुम मेरे बिहाफ पर मना कर देना। सूर्या के लिए यह सबसे बेहतरीन मौका था। उसने झट से हाँ कर दी। 20 मिनट बाद दोनों ग्रेट ड्रैगन होटल पहुंच गए। बैंक्वेट हॉल में सबकी नजरें लारा पर थीं, लेकिन सब सूर्या को उसके साथ देखकर हैरान थे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। लारा ने सूर्या को एक टेबल पर बिठाया जहां पहले से ही 7-8 बड़े लोग बैठे थे। एक आदमी प्रमोद मित्तल ने मुस्कुराते हुए लारा से कहा, हेलो मिस लारा, कमाल का मैनेज करती हैं आप। लेकिन एक और आदमी चेतन सिंह हाथ में ड्रिंक लेकर बोला, पिछली बार आपने मेरी ड्रिंक को मना कर दिया था, मुझे पर्सनली बहुत ठेस पहुंची। आपको नहीं लगता कि माफी के तौर पर एक ड्रिंक तो पीनी बनती है? लारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चेतन सिंह ने उसे घूर कर देखा और एक गिलास शराब एक ही घूंट में गटक गया। उसने कहा, मैंने ऊपर प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, अगर आप नशे में हो जाएं तो वहां आराम कर सकती हैं। सब जानते थे कि चेतन सिंह कौन था और उसकी बात मना करने का क्या अंजाम हो सकता था। तभी एक शख्स ने लारा से कहा, मिस लारा, आपको तो खुश होना चाहिए कि शमशेर ग्रुप्स का वारिस आपको ड्रिंक ऑफर कर रहा है। जैसे ही शमशेर शब्द सूर्या के कानों में पड़ा, उसकी आंखों में फिर से वही आग जल उठी। चेतन सिंह ने अपने असली रंग दिखाए। उसने अपना चश्मा उतारा और दहाड़ कर बोला, अबे ओ, मेरे सामने खुद को पवित्र मत दिखा। चाहे तो आज इसे पीना नहीं चाहती हो, लेकिन फिर भी पीना पड़ेगा। अगर तेरी मालकिन भी यहाँ होती ना तो भी कुछ नहीं बदलता। ये मेरा शहर है, मेरा एरिया। पूरा माहौल दहशत में बदल गया था। लारा बिना हिले डुले वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसने बेमन से अपना हाथ ड्रिंक की तरफ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाती, सूर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी को नहीं पीनी तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लारा भी डर गई। उसने अपना हाथ छुड़वाया और धीरे से फुसफुसाया, नहीं। नितिन भारद्वाज, जो चेतन सिंह का चमचा था, सूर्या के सामने जाकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू चेतन सिंह से ऊंची आवाज में बात करेगा? जानता भी है वो है कौन? एक फोन करेगा और इस शहर में तेरी एंट्री बैन हो जाएगी। चेतन सिंह गुस्से में अपने गार्ड्स को देखने लगा और दहाड़ा। लारा डर से कांपते हुए चेतन सिंह के सामने जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली। चेतन सिंह उसकी बात सुनकर हंसने लगा और हंसते हंसते लारा के बालों पर हाथ रख दिया। वो और आगे बढ़ता, इससे पहले सूर्या ने चेतन सिंह के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो तमाचा इतना तेज था कि उसकी गूंज ने पूरे हॉल को हिला दिया। चेतन सिंह के कान में घंटियां बजने लगी। सब सन्न रह गए थे। चेतन ने अपने आदमियों की तरफ देखा और जोर से दहाड़ा। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ही घूंट में शराब का पूरा ग्लास खाली कर दिया। चेतन सिंह की दहाड़ सुनते ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स सूर्या की तरफ लपक पड़े। पहला गार्ड पूरी ताकत से मुक्का मारने आया, लेकिन सूर्या ने झुककर उसे खाली कर दिया और अपने घुटने से उसके पेट में जोरदार वार किया। गार्ड दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे गार्ड ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, पर सूर्या ने उसे आईने में देख लिया। उसने तुरंत घूमकर उसकी कलाई पकड़ ली और इतनी जोर से मरोड़ा कि उसकी चीख निकल गई और वो भी गिर पड़ा। तीसरे और चौथे गार्ड ने एक साथ मिलकर हमला किया। एक ने लाठी उठाई तो दूसरे ने सूर्या को पकड़ने की कोशिश की। सूर्या ने बिजली की फुर्ती से लाठी छीन ली और उसे घुमाकर दोनों के पैरों पर दे मारा। दोनों लड़खड़ा कर नीचे गिर गए। सूर्या ने एक एक करके दोनों के सर पर लाठी दे मारी। दोनों तुरंत बेहोश होकर वहीं ढेर हो गए थे।
चंद मिनटों में ही चेतन सिंह के चारों गार्ड्स बेहोश पड़े थे। सूर्या ने अपनी टी शर्ट का किनारा पकड़कर माथे का पसीना पोंछा और चेतन सिंह की ओर घूरते हुए कहा, अब बोल, क्या बोल रहा था तू? चेतन सिंह, जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हुए बोला, भाई क्या हो गया है? कौन तू? चाहता क्या है? सूर्या वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर पैर रखकर पूरे एटीट्यूड में बोला, तेरे बाप शमशेर सिंह से मिलना है। वो यहाँ आकर लारा के सामने घुटने टेकेगा तो ही तू बचेगा। चेतन सिंह सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान उसके बाप से मिलने की बात कर रहा था। वो शमशेर सिंह, जिसके नाम से लोग थर्राते थे। लेकिन चेतन सिंह के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और अपने डैड का नंबर डायल करके साइड में खड़ा हो गया। लारा भयानक डर चुकी थी। आखिर बात अब शमशेर सिंह तक जो पहुंच रही थी। वो सकपकाते हुए सूर्या के पास आई और दांत भींचकर बोली। लारा चुपचाप अपनी गाड़ी की चाबी सूर्या को पकड़ा रही थी, लेकिन सूर्या ने हाथ आगे नहीं किया, बल्कि वो लारा को ही देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी लारा अपनी जगह दूसरों के बारे में सोच रही थी। सूर्या के मन में लारा के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। उसने लारा से पूछा, मुझे भेजकर आप यहाँ अकेली रहोगी? मैं लड़की हूँ, मैं किसी भी तरह बच जाऊंगी। तुम अभी अपने बारे में सोचो और भागो यहाँ से, प्लीज। लारा ने हाथ जोड़कर सूर्या से रिक्वेस्ट की, लेकिन सूर्या कहीं नहीं जाने वाला था। वो तो बल्कि पूरे दिल से शमशेर सिंह के आने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर बाद बाहर से पैरों की आवाज आनी शुरू हुई। सब अपनी जगह पर जम चुके थे। बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खुला और एक तीखी भारी आवाज सुनाई दी, कोई यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, सारे रास्ते बंद कर दो। वो भारी आवाज शहर के नामचीन शमशेर सिंह की थी, जिससे बच्चा बच्चा कांपता था। शमशेर सिंह काले रंग का सूट पहने, हाथ में स्टिक लिए वहां पहुंच चुका था। उसकी आंखें नशे से लाल थीं। वो अपनी भयानक लाल आंखों से उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने उसे ललकारा था। शमशेर सिंह वहां अकेला नहीं आया था। उसके पीछे उसके 8-10 बॉडीगार्ड्स और एक बूढ़ा बावर्ची सुरेश लामा भी खड़ा था। सुरेश लामा दुनिया की नजर में बावर्ची था, लेकिन असल में वो एक वर्ल्ड क्लास फाइटर था जो कई सालों से शमशेर सिंह की फैमिली की हिफाजत कर रहा था। शमशेर सिंह के वहां आते ही सब सावधान की पोजीशन में खड़े हो गए थे। सबकी नजरें सूर्या पर थी, जो बिंदास कुर्सी पर टांग फैलाए बेफिक्री से शमशेर सिंह की तरफ पीट किए बैठा था। सूर्या को अंदर से शमशेर सिंह को पीटने की भारी इच्छा हो रही थी, लेकिन वो सही मौके के इंतजार में खुद को रोके बैठा था। लेकिन चेतन सिंह को अपने डैड को देखकर रुका नहीं गया। उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आ गया था। वो अपना कॉलर चढ़ाकर सूर्या के पास से गुजरा और उसके कान में फुसफुसाया, अभी तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। सूर्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो बस चेतन सिंह की बात पर मुस्कुरा दिया। डैड, यही है वो बंदा जिसने मेरे बॉडीगार्ड्स को मारा और मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहा था, चेतन सिंह ने सूर्या की तरफ इशारा करते हुए शमशेर सिंह से कहा। शमशेर सिंह ने गुस्से से सूर्या की तरफ एक नजर घुमाई। उसकी आंखों से ही दरिंदगी झलक रही थी। वो जोर से हॉल में चिल्लाया, जो भी कमजोर दिल का यहाँ खड़ा है वो अपने आंख और कान बंद कर लेना। उसके बाद शमशेर सिंह ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, मेरे सामने लाओ इस नमूने को, इसको जन्नत की सैर करवाता हूँ। शमशेर सिंह की ये बात सुनकर लारा घबरा उठी। वो पसीने पसीने हो चुकी थी। शमशेर सिंह के बॉडीगार्ड्स सूर्या को जान से मार देने के इरादे से उसकी तरफ कूद पड़े। लारा जोर से चीख पड़ी, सूर्या। सूर्या ने लारा की तरफ देखा और फिर पीछे से आ रहे बॉडीगार्ड्स पर ध्यान दिया। सूर्या अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही पहला बॉडीगार्ड सूर्या पर लपका, सूर्या ने अपना हाथ घुमाया और उसके मुक्के को हवा में ही रोक दिया। एक झटके में सूर्या ने उसे अपनी तरफ खींचकर जमीन पर पटक दिया। सब हैरान खड़े थे। सूर्या एक के बाद एक बॉडीगार्ड को आसानी से जमीन पर पटक रहा था, जैसे वो कोई खिलौने हो। सूर्या की ताकत देखकर सबके चेहरे पर खौफ साफ झलकने लगा था। लारा तो सांस रोककर एकटक हैरानी से सूर्या को ही देखे जा रही थी। शमशेर सिंह भी दूर खड़ा हैरानी से सब कुछ देखकर खिसिया रहा था। वो गुस्से में अपने आदमियों पर भिन भिना रहा था। उसने सुरेश लामा की तरफ देखा और इशारों से कुछ पूछा। सुरेश लामा तेजी से शमशेर सिंह के पास आया और जवाब में बोला, ये नॉर्मल लड़का नहीं है, इसने मेरी ही तरह कई सालों तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, मैं साफ देख सकता हूँ। शमशेर सिंह लामा की तरफ घूमा और बोला, अगर ऐसा है तो संभालिए फिर, याद रहे हमारे खानदान की भरी महफिल में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सुरेश लामा ने पूछा, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है? सूर्या ने स्मर्क किया और कहा, ताऊ मानना पड़ेगा कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, लेकिन फिर भी वार्निंग दे रहा हूँ कि बैठ जाओ वरना ताउम्र कुर्सी से उठ नहीं पाओगे। लामा कुछ नहीं बोला। वो आगे बढ़ा और सूर्या के कंधों पर दबाव बनाकर उसे हवा में उछाल फेंका। सूर्या एक झटके में जमीन पर गिर गया। शमशेर सिंह और चेतन सिंह के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। सबको यकीन हो गया था कि अब सूर्या नहीं बच सकता। लारा मन ही मन खुद को कसूरवार समझ रही थी।
लेकिन सूर्या हंसते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ और बोला, आई एम इम्प्रेस्ड, लेकिन अब हो गया, बैठ जाओ, बेवजह हड्डियां टूट जाएंगी। लामा ने अपनी धोती फंसाई और बैकफ्लिप मारकर फिर से सूर्या को जमीन पर पटक दिया और उसे घूंसे मारने लगा। तभी सूर्या ने अपने दोनों हाथ आगे किए, लामा ने भी अपने हाथ आगे किए। दोनों ने एक दूसरे के पंजे कसकर पकड़े हुए थे और फिर हवा की रफ्तार से सूर्या ने लामा को हवा में उछाल फेंका। सभी लोग सूर्या को देखकर अचंभित खड़े थे। लारा की तो सांसें अटक गई थी, उसके सारे शब्द उसके हलक में फंस गए थे। लामा उड़ते हुए फिर जमीन पर गिर पड़े। एक जोर की आवाज सबको सुनाई दी, जैसे कुछ टूट गया हो। वो आवाज लामा की रीढ़ की हड्डी की थी। वो अपनी जगह पर पस्त पड़े हुए थे, ना ही हिल पा रहे थे, ना ही कुछ बोल पा रहे थे। शमशेर सिंह और चेतन सिंह अपनी जगह पर जड़ हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब लामा जैसे आदमी को किसी ने पटक दिया था। लामा भी हैरान था कि आखिर सामने खड़ा शख्स है कौन। लामा ने जमीन पर पड़े पड़े अपनी एनर्जी को संभालते हुए सूर्या की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? सबकी नजरें सूर्या पर थीं, हर कोई उसके जवाब के इंतजार में था। सूर्या ने धीरे धीरे अपनी गर्दन शमशेर सिंह की तरफ घुमाई। ऐसा लग रहा था वहां अचानक सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा था। सूर्या ने जब शमशेर सिंह को देखा तो उसके अंदर की आग और ज्यादा भभक उठी। वो ये चेहरा पिछले 8 सालों से रोज अपने सपने में देखता आ रहा था। आज हकीकत में देखकर वो उस पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन सूर्या ने किसी वजह से खुद को थामा हुआ था। उसने अपनी गर्दन चेतन सिंह की तरफ घुमाई और कहा, मैं जो भी हूँ वक्त के साथ पता चल जाएगा। पहले जिसलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया था वो काम करो, माफी मांगो लारा से। चेतन सकपका गया। वो अपने डैड शमशेर सिंह की तरफ देखने लगा। सबकी नजरें दोनों बाप बेटों पर जम गई थी। शमशेर सिंह के दिमाग में कोई आइडिया, कोई प्लान नहीं आ रहा था। उसने अपने दांत पीसे और अपने बेटे को लात दे मारी, जिससे चेतन वहीं जमीन पर गिर गया। और फिर शमशेर सिंह अपनी कड़क आवाज में चेतन से बोला, अपनी गलती के लिए माफी मांग। हर कोई अचंभे से शमशेर सिंह को देखने लगा। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चेतन भी हैरानी से अपने डैड को देख रहा था, लेकिन अगले ही पल चेतन को लगा शायद ये उसके डैड की कोई चाल हो। वो न चाहते हुए भी सूर्या की तरफ मुड़ा और हाथ जोड़कर बोला। सूर्या कुर्सी पर बैठ गया और पैर फैलाकर बोला। चेतन तुरंत लारा की तरफ मुड़ गया। चेतन की नजरें पड़ते ही लारा डर गई। वो सकपकाकर आगे आई और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ वो भूल जाओ। लेकिन चेतन सूर्या से डरा बैठा था। उसने लारा के आगे हाथ जोड़े और कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं गधा हूं, मेरा पूरा खानदान गधा है। ये कहते हुए चेतन खुद को थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगा। वो तब तक नहीं रुका जब तक सूर्या ने उसे रुक जाने को नहीं कहा। फिर वो तुरंत उठकर अपने डैड के पास जाकर उनके कान में बोला, कुछ करो डैड, नहीं तो चलो सीधा पुलिस स्टेशन, इसको इसकी औकात दिखाते हैं। शमशेर सिंह के वहां कोई आदमी ना होने से वो अकेला पड़ गया था। वो जान गया था कि वो अकेला सूर्या को नहीं हरा पाएगा, इसलिए उसने उस वक्त सूर्या से पंगा लेना सही नहीं समझा। वो चेतन के साथ बाहर जाने लगा। तभी पीछे से सूर्या की आवाज आई, तुझे जाने के लिए कहा मैंने। शमशेर सिंह के जाते हुए कदम अचानक से रुक गए। उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। असमंजस में वो धीरे धीरे मुड़ा और बोला, मैं, बेटा जी, मैंने तो इस लड़की को परेशान किया ही नहीं था। सूर्या ने आंखें उठाकर शमशेर सिंह को घूरा। उसका खून खौल उठा, लेकिन वो उस वक्त लाचार था। उसके हाथ में कोई पावर नहीं थी। नीचे बैठ। सूर्या एक बार और दहाड़ा। सूर्या का बस चलता तो वो इसी वक्त शमशेर सिंह को जान से मार देता, लेकिन वो अपने मास्टर की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहता था और उससे भी ऊपर वो शमशेर सिंह को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। शमशेर सिंह उससे कांप उठा। वो थम से अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। शमशेर सिंह के नीचे बैठते ही सूर्या टेबल पर चढ़ गया और जोर जोर से हंसने लगा। वहां खड़ा हर इंसान सदमे में चला गया था कि आखिर उनकी आंखों के सामने हो क्या रहा था। शमशेर सिंह को पहली बार अपने जीवन में ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने यमराज खड़ा हो। सूर्या कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुला और एक लड़की ने सूर्या को देखकर कहा, डोंट मूव, वरना अभी के अभी गोली चला दूंगी। सूर्या हैरानी से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पुलिस यूनिफॉर्म में एक लंबी औरत खड़ी थी। सूर्या टेबल से नीचे उतर गया। उसने आंखें छोटी करके देखा कि उस लेडी की आईडी में उसका नाम बबीता लिखा हुआ था। जब सूर्या नाम पढ़ रहा था तो इंस्पेक्टर बबीता को लगा कि सूर्या उसके सीने की ओर घूर रहा है। वो गुस्से में आ गई। उसने आंखें बड़ी करके सूर्या से कहा, घुटनों के बल बैठो और हाथ सिर के पीछे रखो, ये दूसरी वार्निंग है। सूर्या ने फिर भी नहीं सुना। जैसे ही इंस्पेक्टर बबीता बंदूक निकालकर उसे तीसरी वार्निंग देने वाली थी, लारा तेजी से आगे आई। उसने बिना देर किए सूर्या के हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिए और उसे घुटनों के बल झुका दिया। फिर लारा खुद भी घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से सूर्या से बोली। सूर्या ने कुछ भी समझने की कोशिश नहीं की, उसने बस सिर हिला दिया। सूर्या के नीचे बैठते ही बबीता ने राहत की सांस ली और पूरे हॉल में नजरें घुमाई।
लेकिन जब उसने देखा कि शहर का सबसे बड़ा आदमी शमशेर सिंह वहीं घुटनों पर बैठा था तो वो ठिठक गई। बबीता कंफ्यूज हो गई। उसने हड़बड़ी में बिना ज्यादा सोचे अपनी असिस्टेंट प्रीति को ऑर्डर दिया। बबीता ने शमशेर सिंह और उसके बेटे चेतन सिंह का वहीं बयान लेकर उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन बाकी सभी लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। पुलिस स्टेशन में जब होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसमें एक अजीब बात सामने आई। सूर्या और सुरेश लामा के बीच हुई लड़ाई आधी फुटेज के बाद से गायब थी। उस हिस्से में सिर्फ एक बड़ा धुंधला हिस्सा था, जिसकी वजह से सूर्या का डिफेंस सही ठहराया गया और पुलिस उसे रोक नहीं सकी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर लारा और सूर्या दोनों काफी थके हुए थे। लारा उबासी लेते हुए बोली। सूर्या चुप रहा। उसे पता था कि लारा भले ही खुश हो, लेकिन शमशेर सिंह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जैसे ही सूर्या मुंबई से जाएगा, लारा को शमशेर सिंह के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। सूर्या ने धीरे से बड़बड़ाया, मुझे लारा के लिए उन दोनों से फिर से मिलना होगा। लारा ने सूर्या को थपथपाते हुए उत्सुकता से पूछा। सूर्या ने सिर खुजलाते हुए बात टालने की कोशिश की। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो अपने आप से कह रहा था। मैं मुंबई बस अपना प्रोडक्ट बेचने आया था, अब वापस कैसे जाऊंगा? सारी ट्रेनें जा चुकी होंगी, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रह सकता हूँ। लारा ने माथा पकड़ लिया। उसे याद आया कि सूर्या मुंबई अपना कोई प्रोडक्ट बेच करने आया था। अगर पुलिस स्टेशन में देरी न हुई होती तो वो अब तक लौट चुका होता। लारा को बुरा लग रहा था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। लारा थोड़ी देर सोचती रही और फिर सूर्या से बोली। सूर्या लारा के करीब झुककर मुस्कुराया और बोला, क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हो सकता हूँ, या फिर आपको मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ? सूर्या की ये बात सुनकर लारा ने अपनी आंखें घुमा ली और फिर बोली, इस तरह की फ्लर्ट से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। नहीं रुकना तो मत रुको। सूर्या ने तुरंत जवाब दिया, रुक रहा हूँ, बिल्कुल रुक रहा हूँ। कहानी में एक और मोड़। लारा ने अपना हाथ सूर्या के कंधे पर रखा और बोली, एक बात बताओ, तुम्हें मैं कैसे लगती हूँ? सूर्या ब्लैंक हो गया। वो कांपने लगा था। दरअसल उसे आज तक किसी लड़की ने छुआ तक नहीं था। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसके शरीर पर हाथ रखा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। सूर्या हड़बड़ाता हुआ कुछ जवाब देने वाला था, लेकिन तभी लारा के चेहरे का हाव भाव अचानक बदल गया। वो आंखें छोटी करके सूर्या से बोली, मैं सीधी लगती हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं। तुम्हें अगर यहाँ रुकना है तो काम करना होगा, मुफ्त में नहीं रुक सकते। जाओ और किचन में रखे गंदे बर्तन धो। सूर्या की सांस में सांस आई। वो तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने लारा की तरफ देखा और चुपचाप किचन में चला गया। बर्तन धोते समय सूर्या के मन में आया, अभी थोड़ी देर पहले मैं उन्हीं लोगों को पीट रहा था और अब देखो, एक लड़की के लिए उसके घर के बर्तन धो रहा हूँ। किसको यकीन होगा कि मैं वही इंसान हूँ? बर्तन धोने के बाद सूर्या लिविंग रूम में लौटा। उसने देखा कि लारा वहां नहीं थी। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। उसने अंदाजा लगाया कि लारा जरूर शावर लेने गई होगी। सूर्या सोफे के पास जाकर पद्मासन में बैठ गया। उसे पता था कि लड़कियां नहाने में बहुत टाइम लगाती हैं, इसलिए उसने टाइम को यूटिलाइज करने का सोचा और मेडिटेशन करने बैठ गया। करीब 40 मिनट बाद लारा गीले बालों के साथ बाथरूम से बाहर आई। उसने सूर्या को पद्मासन में बैठे देखा और हंसते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई साधु बनने की एक्टिंग कर रहे हो? अरे ओ साधु महाराज, ध्यान लगाना बंद करो और जाकर नहा लो। कपड़े चाहिए तो मेरे भाई के कपड़े पहन सकते हो। सूर्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुंह से गहरी सांस छोड़ी। फिर उसने लारा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप घर की मालकिन हो, आप जो कहेंगी मैं वो पहन लूंगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर बबीता अपने घर में सोने की तैयारी कर रही थी। वो लाइट ऑफ करके बेड पर लेटी थी कि तभी उसके भाई रितांग का फोन आया। बबीता, मुझे वीडियो में दिखने वाले लड़के की हर जानकारी चाहिए, तुरंत, अभी के अभी। मुझसे क्यों मत पूछना, बस ये काम कर दो। रितांग सियाचिन की पहाड़ियों में इंडियन आर्मी की ड्यूटी में बिजी था जब उसे बबीता का वॉइस मेल आया था। रितांग ने बबीता की भेजी वीडियो बेमन से खोली थी। वीडियो को कुछ सेकंड्स देखकर उसे वो एक नॉर्मल लड़ाई लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। उसने वीडियो को धीमा करके सूर्या के हर मूवमेंट को ध्यान से एनालाइज किया। रितांग ने फुटेज को कई बार फिर से देखा, लेकिन हर बार जब उसने वीडियो देखा तो उसके दिल में डर की लहरें और ऊंची उठने लगी थी। अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली बार था जब उसने डर महसूस किया था। रितांग के ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट में शामिल होने के बाद उसने 1 साल में गिनत मिशन किए थे और कोई नहीं जानता था कि उसके हाथों पर कितना खून लगा था। सच कहें तो वो मौत देखने का आदी हो चुका था। फिर भी वीडियो में मौजूद सूर्या ने उसके अंदर डर जगा दिया था, इसलिए सूर्या के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए उसने तुरंत बबीता को फोन कर दिया था। वहीं जिसके बारे में इतनी पूछताछ चल रही थी वो सूर्या आराम से गाना गुनगुनाते हुए नहा रहा था। पानी उसके शरीर पर धीरे धीरे गिर रहा था। बहते हुए पानी के साथ सूर्या अपनी यादों में बह गया। 8 साल पहले जब सूर्या को समुद्र में डूबने से बचाया गया था तो उसे लगा था कि वो लकी है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि बिना माँ बाप के इस दुनिया में रहना किसी श्राप से कम नहीं है। जिस बूढ़े आदमी ने सूर्या को बचाया था उसने न जाने क्या सोचकर सूर्या को शुरू में एक बड़े पिंजरे में फेंक दिया था।
उस पिंजरे में एक बाघ भी था जो 3 दिन से भूखा था। कोई नहीं जानता था कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, पर सूर्या उस पिंजरे से सही सलामत बाहर आया था, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी सूर्या को अपने साथ अलग अलग जगहों पर लेकर जाता था। कहीं काला जादू होता था तो कहीं साधना। इन तमाम जगहों में कई बार सूर्या को मुश्किलें आईं, लेकिन सूर्या के अंदर जल रही गुस्से की आग उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती रही। सूर्या ने कसम खा ली थी कि वो उस क्रूज पर मौजूद शमशेर सिंह के एक एक आदमी को ढूंढ निकालेगा और मौत के घाट उतार देगा। एक और खतरनाक मोड़। मुंबई पाली हिल का शानदार विला सिंह परिवार ने करीब 15 साल पहले खरीदा था, जो लगभग 1 दर्जन एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें बगीचा, स्विमिंग पूल और ऐशो आराम के सारे इंतजाम थे। लेकिन आज उस आलीशान विला का माहौल गंभीर था। शमशेर सिंह गुस्से में लिविंग रूम में इधर उधर टहल रहा था। उसका चेहरा तना हुआ था। उसके पास वाले सोफे पर उसका बेटा चेतन सिंह बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद चेतन सिंह ने आखिरकार तंग आकर कहा, डैड चलना बंद करो, आपको देखकर मेरा सर चकरा रहा है। ये सुनकर शमशेर सिंह ने चेतन की ओर देखा। वो चलकर उसके पास आया और उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहा, यह सब तेरी गलती की वजह से हुआ है बेवकूफ। यहाँ सोफे पर बैठकर मुझे नसीहत दे रहा है। लामा कितनी बुरी तरह घायल हो गया जानता है? उसके बिना और तेरे दादा के भी यहाँ ना होने से सिंह परिवार जरूर बर्बाद हो जाएगा। चेतन सिंह सोफे से उठ खड़ा हुआ और अफसोस करते हुए बोला, आप ज्यादा सोच रहे हैं। सुरेश लामा ताकतवर जरूर था, लेकिन वो दादाजी के जूते के बराबर भी नहीं है। क्यों ना हम तिब्बत जाकर दादाजी को उनकी तपस्या से बाहर ले आएं? आखिर उस पागल लड़के को दादाजी ही सबक सिखा सकते हैं। शमशेर सिंह चुप हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसका गुस्सा अपने चरम पर था। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता था तो उस लड़के की परछाई उसकी यादों में उभर आती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शमशेर सिंह ने फैसला किया, ठीक है, हम दादाजी के पास जाएंगे। मैं उस लड़के का सिर धड़ से अलग करना चाहता हूँ। चेतन सिंह खुश हो गया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, डैड वो लड़का बड़ा फाइटर बनता है ना, मैं उसके हाथ पैर ही काट दूंगा। उसने सच में सोचा कि मैं उससे डरता हूँ। और वो लारा बहुत मजे कर रही थी ना, उसे तो मैं बाद में देखूंगा। शमशेर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। उसे लारा का चेहरा याद आ गया। तीखी मुस्कान के साथ शमशेर सिंह बोला, तू अकेला क्यों देखेगा, घर ले घर आना उसे, क्या फिक्र था, उसका वो मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। दोनों बाप बेटे अपने ख्यालों में डूबकर हंसने लगे। दोनों तेज तेज दहाड़ते हुए हंस रहे थे कि तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंज उठी, मेरी दोस्त को छूने के बारे में सोचना भी मत। एक पल में ही दोनों की हंसी गायब हो गई थी। शमशेर सिंह और चेतन सिंह अपनी अपनी जगह पर ही जम गए थे। ये आवाज उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद थी। दोनों ने घबराते हुए जब पलट कर देखा तो उनके होश उड़ गए। सूर्या उनके सामने से चलता हुआ आया और सोफे पर आराम से बैठ गया। सूर्या को वहां आते देखकर बाप बेटे हैरान हो गए थे। चेतन सिंह हकलाता हुआ बोला, तुम अंदर कैसे आए? सूर्या उनके सवाल का जवाब देने की बजाय सामने रखे चाय के सेट से अपने लिए चाय बनाने लगा। उसने गहरी सांस भरकर चाय की खुशबू ली और फिर धीरे से चाय की चुस्की लेते हुए कहा, डिप्ड नहीं बहुत। सूर्या जितना कैजुअल था, सिंह परिवार के बाप बेटे उतने ही डर में डूबे हुए थे। सूर्या के खौफ से चेतन सिंह इतना घबरा गया कि उसने फिर घुटने टेक दिए और बोला। शमशेर सिंह दांत पीसते हुए चेतन सिंह की तरफ देखने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि मुश्किल समय आते ही उसका खुद का बेटा उसे ऐसे झुका देगा। वो आंखें फाड़कर चेतन को देखने लगा। फिर उसने खुद को शांत किया और हिम्मत जुटाते हुए सूर्या से बोला, देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पिताजी इंडिया की नंबर 1 फाइटर हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं लोगों ने। तो अगर तुमने हमें जरा सी भी खरोच पहुंचाई तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। शमशेर सिंह सूर्या को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूर्या कहाँ डरने वाला था। वो मुस्कुरा दिया और बोला, ग्रैंड मास्टर, तुम गर्जन सिंह की बात कर रहे हो ना, जो 10 साल पहले तपस्या करने जंगलों में चला गया था। चेतन सिंह की आंखें बाहर आ गईं। वो हैरानी से बोला, आप जानते हैं दादा को? शमशेर सिंह ने तुरंत चेतन को आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और सूर्या की तरफ देखकर बोला, लामा ने मुझे बताया था कि तुम ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हो, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि मार्शल आर्ट्स के कुछ नियम होते हैं। वो बेवजह किसी पर हमला नहीं करते। ये उनकी पूरी कम्युनिटी के लिए शर्मनाक माना जाता है। अगर तुम हमें मार देते हो तो तुम्हारी पूरी कम्युनिटी कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। शमशेर सिंह सूर्या को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूर्या फिर मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, ऐसा भी कोई नियम है क्या? शमशेर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सूर्या से बचे। उतनी में सूर्या ने अपना हाथ हवा में उठाकर घुमाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सूर्या के हाथ के आसपास एक चमकदार सफेद धुआं इकट्ठा होने लगा और अगले ही पल उस सफेद धुएं ने एक तीर का रूप ले लिया। सूर्या ने बिल्कुल देरी नहीं की। उसने झट से तीर छोड़ा और पलक झपकते ही वो तीर चेतन सिंह की गर्दन में घुस गया। चेतन सिंह दर्द से छटपटाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो जमीन पर तड़प रहा था, मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन चेतन की चीख का सूर्या पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो किसी भूखे शेर की तरह शमशेर सिंह की तरफ आगे बढ़ने लगा और बोला, हाँ तो तू क्या कह रहा था?
शमशेर सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और समझ गया कि अगर उस तीर को तुरंत नहीं निकाला गया तो वो मर जाएगा। घबराते हुए शमशेर सिंह ने सूर्या से कहा, आखिर हो कौन तुम? क्या चाहते हो? तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए नफरत देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि हमारी कोई पुरानी दुश्मनी रही है। आखिर ऐसा क्यों? कौन हो तुम? शमशेर सिंह के सवाल से सूर्या के अंदर तूफान उमड़ पड़ा था। सूर्या के चेहरे की हंसी जा चुकी थी, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वो दहाड़ता हुआ बोला, तो हम पहले कभी नहीं मिले। शमशेर सिंह घबरा गया, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। सूर्या ने शमशेर सिंह की आंखों में देखा और उसका मुंह पकड़कर बोला, आज से 8 साल पहले क्या हुआ था? कुछ याद है? शमशेर सिंह को कुछ खास याद नहीं आ रहा था, या यूं कह लें कि उसने इतने कांड किए थे कि उसे कोई एक स्पेसिफिक चीज याद ही नहीं आ रही थी। सोचने के लिए वक्त दे रहा हूं, सोच। सूर्या ने शमशेर सिंह का मुंह पिचकाते हुए कहा। शमशेर सिंह घबराते हुए याद करने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत दिमाग दौड़ाया, लेकिन उसे कुछ साफ साफ याद नहीं आ रहा था। वो डरते हुए बोला, बेटा मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ, क्यों परेशान कर रहा है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि हमारे बीच कभी कुछ हुआ है। छोड़ दे बेटा, जाने दे। समुंदर के बीच खड़ा क्रूज याद है? बलविंदर सिंह और उनकी पत्नी याद है, जिसे तूने बेरहमी से मार दिया था? याद है वो जहर जो तूने अपनी जुबान से उगला था मेरी माँ के खिलाफ? याद है? सूर्या ने शमशेर सिंह के बाल खींचकर उसे गोल घुमाते हुए पूछा। शमशेर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे अचानक सब कुछ याद आ गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपनी उंगली सूर्या की तरफ उठाते हुए कहा, तू वही लड़का है ना जिसे समुंदर में फेंक दिया गया था? तू बच गया था? ऐसा कैसे हो सकता? तू मर चुका था। शमशेर सिंह का डर अब दोगुना हो चुका था, क्योंकि अब वो सूर्या के गुस्से का अंदाजा लगा पा रहा था। सूर्या शमशेर सिंह को पकड़कर उसकी आंखों में घूरता हुआ धीरे से बोला, अब मैं तुझे एक और राज की बात बताता हूँ। चाहे तू कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, मैं सूर्या तेरा साथ देने वाले एक एक आदमी को मौत के घाट उतार दूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर चाहे वो कोई ग्रैंड मास्टर हो या फिर पूरी कम्युनिटी। ये सब तेरी नजरों में ताकतवर होंगे, लेकिन मेरी नजर में ये सब मेरे पैरों की धूल के बराबर है। सूर्या ने यह कहकर शमशेर सिंह को धक्का दिया और उसके तुरंत बाद वो जोर जोर से रोते हुए माफी मांगने लगा। वो सूर्या से अपने जीवन की भीख मांग रहा था, लेकिन सूर्या उस वक्त अपनी डिवाइन पावर में था। वो शक्तियों के चरम पर था। उसने अपना ड्रैगन के आकार का हाथ उठाया और शमशेर सिंह पर जोर से वार कर दिया। जैसे सूर्या ने शमशेर सिंह पर वार किया, तिब्बत की पहाड़ियों में हलचल होने लगी। वहां पहाड़ की चोटी पर धूल में लिपटा एक दिव्य बुजुर्ग ध्यान की मुद्रा में बैठा था। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे महसूस होता कि वो बुजुर्ग हवा में तैर रहा था। उसके आसन के नीचे रोशनी चमक रही थी। ये बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि सिंह परिवार का हेड गर्जन सिंह था। अपनी जिंदगी के कई तूफानों का सामना करने के बाद परदादा मास्टर ने फैसला किया था कि वो दुनिया से दूर संन्यास लेकर अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज उनके पलक झपकते ही 10 साल बीत चुके थे। उनकी साधना से आसमान और धरती की सारी आध्यात्मिक एनर्जी उनके अंदर को कर रही थी। उनकी शक्ति किसी इंसान के मुकाबले 100 गुना बढ़ चुकी थी। वो ध्यान और साधना की मदद से ही तिब्बत में बैठे बैठे अपने परिवार का मुआयना कर लेते थे। वो साधना की दुनिया में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके थे और उससे भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचने ही वाले थे। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी। ग्रैंड मास्टर को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने 10 साल बाद अपनी आंखें खोल दी और जमीन पर गिर पड़े। आसमान और धरती की एनर्जी जो उनके चारों ओर एक ऑरा बना रही थी, वो तुरंत गायब हो गई। उनके आसन के नीचे चमकती रोशनी भी गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद ग्रैंड मास्टर की भारी और गुस्से से भरी आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे परिवार पर हमला किया, मेरे बेटे और मेरे पोते को मार डाला, मेरे 10 साल की मेहनत को नष्ट कर दिया। मैं गर्जन सिंह आसमान की कसम खाता हूँ कि मैं तेरा शिकार करूंगा और फिर तुझे खत्म करके तेरी आत्मा को भी नष्ट कर दूंगा। उस रात तिब्बत के पहाड़ों में अचानक तूफान आया था। अगली सुबह सूर्या सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करने बैठ गया था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। बार बार उसका मन भटक रहा था। सूर्या ने सोचा, इस वक्त जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। वो चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। फिर न जाने सूर्या के दिमाग में क्या आया कि उसने अपना बैग खोला। वो बैग जो वो हमेशा अपने पास रखता था। उस बैग में एक छोटा सा पाउच था जिसमें सिर्फ 2 चीजें थीं, एक बहुत पुरानी मुड़ी हुई फैमिली फोटो और दूसरा एक काला पत्थर। वो फोटो सूर्या के बचपन की थी, जिसमें वो अपने माँ बाप के साथ खड़ा था। जहां तक काले पत्थर की बात थी, वो पत्थर सूर्या के पिता ने उसके 11वें जन्मदिन पर दिया था। सूर्या को याद आया कि उसके पिताजी ने उसे बताया था कि ये पत्थर परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला कीमती खजाना था। पत्थर को छूते ही सूर्या को याद आया कि अगले ही हफ्ते उसके माता पिता की पुण्यतिथि भी है। सूर्या की आंखें भर आईं। उसने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल किया और वो पत्थर वापस बैग में रख देना चाहा। लेकिन जैसे ही वो पत्थर को अपने पाउच में वापस रखने वाला था, अचानक उसकी नजर पत्थर पर लिखी हुई एक छोटी सी लाइन पर पड़ी।
उसमें लिखे शब्द इतने छोटे थे कि पिछले कई सालों में उसने कभी उन्हें नहीं देखा था। सूर्या ने पत्थर को अपने चेहरे के करीब लाकर ध्यान से देखा। वो बहुत धुंधला था, लेकिन सूर्या ने ध्यान से देखा और पत्थर पर लिखे शब्दों को पढ़कर हिल गया। सूर्या ने हैरानी से दोबारा पढ़ा। वो पत्थर सूर्या से उसके खून की बूंद मांग रहा था। सूर्या ने एक पल सोचा, लेकिन फिर देर नहीं की। उसने तुरंत एक नुकीली चीज ढूंढी और अपनी उंगली में गाड़ दी। इन्फॉर्मेशन की जैसे लहरें सी उमड़ पड़ी थी। सूर्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। उसके लिए वो दर्द सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या बकवास है ये? आखिर है क्या ये? सूर्या जोर से चिल्लाया और नीचे गिर पड़ा। सूर्या ने एक पल बाद धीरे से अपनी आंखें खोली और हैरान हो उठा। वो एक झटके में कहीं और पहुंच चुका था। वो एक बड़े से खुले मैदान में था, जहां हर तरफ धुंध छाई हुई थी कि वहां कब्र ही कब्र नजर आ रही थी। वो चारों तरफ से काली कब्रों से घिरा हुआ था। वहां उस कब्रिस्तान में ठंड बढ़ती जा रही थी। अंधेरा घना होता जा रहा था। सूर्या को लग रहा था जैसे वो पाताल लोक के सबसे गहरे स्तर में पहुंच चुका हो। एक नजर में उसने करीब 100 काले पत्थर की कब्रें देखी जो एक साथ पास पास सटी हुई थी। सबसे अनोखी बात यह थी कि उन कब्रों के चारों ओर हजारों तलवारें जमीन में गड़ी हुई थी, जो किसी जादुई घेराबंदी का हिस्सा लग रही थी। सूर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन बुदबुदाया, ये आखिर है क्या? मैं कहां पहुंच गया हूं? सूर्या ने यह बोला ही था कि जमीन अचानक थरथराने लगी। वो 100 कब्रें भी जोरों से हिल रही थीं। तलवारें बाहर आने को तैयार थीं। सूर्या के दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं। वो नजारा वाकई में बेहद डरावना था। इससे पहले कि सूर्या कुछ समझ पाता, आसमान से अचानक एक भारी भरकम आवाज गूंज उठी। इतना कहकर उस आवाज ने एक झटके में सूर्या को कब्रिस्तान से बाहर फेंक दिया। सूर्या वापस बाहरी दुनिया में आ पहुंचा था। सूर्या का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी कहां गया था। सूर्या ने अपने हाथ में पकड़े उस काले पत्थर को देखा और हैरान रह गया। क्या ये वही पुराना जादुई पत्थर है जिसका जिक्र मेरे मास्टर ने किया था? मतलब अगर मेरी पावर ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए तो मैं इन कब्रों के अंदर बंद योद्धाओं को जगा सकता हूं। ये कैसी अजीब बात है। वहां 100 कब्रें थीं। क्या सच में उनके पीछे 100 महान योद्धा हो सकते हैं? मास्टर ने तो यही बताया था। सूर्या ये सब सोच ही रहा था कि लारा ने उसके रूम का दरवाजा नॉक किया और सीधा अंदर आ गई। लारा ऑफिस जाने के लिए एकदम रेडी थी। उसने सूर्या को देखा और पूछा, उठ गए क्या? मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तुम और कब तक यहाँ रहने वाले हो? सूर्या ने खुद को नॉर्मल किया और गहरी सांस लेकर बोला, लारा, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो कि अब अचानक मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे थोड़े दिन और रुकने दोगी? मैं हर दिन तुम्हारे बर्तन धो दूंगा। सूर्या ने मासूम सी शक्ल बनाकर लारा से कहा, लेकिन लारा बिना कुछ बोले बाहर चली गई। सूर्या भी उसके पीछे पीछे बाहर गया। लारा वहां कुर्सी पर बैठकर कोल्ड कॉफी पी रही थी। उसने टेढ़ी नजरों से सूर्या को देखा। तुम यहाँ फ्री में रहना चाहते हो? यह पॉसिबल नहीं है। सूर्या का मुंह उतर गया। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा और उदासी से बहाने बनाकर बोला, मेरे पास अभी कोई काम भी नहीं है। मैं कल कुछ बेच नहीं पाया, पर तुम मुझे नहीं रखना चाहती हो तो ठीक है, मैं मंदिर में या गुरुद्वारे में कहीं रह लूंगा। लारा को सूर्या के लिए बुरा लगने लगा। उसे लगने लगा कि लारा को सूर्या की सिचुएशन पर दया आ गई। वो बोली, तीसरी। लारा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सूर्या ने तुरंत जवाब दे दिया, शर्त मंजूर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो क्या मैं पैसों के बदले कुछ और सर्विस दे सकता हूँ? लारा डर गई कि आखिर ये किस सर्विस की बात कर रहा है। उसने मन में सोचा, क्या सच में इसके पास रेंट जितने पैसे भी नहीं है? अब क्या इसका खर्चा भी मैं उठाऊं? तभी सूर्या ने एक नैपकिन उठाई और उस पर पेन से कुछ लाइनें लिखने लगा। कुछ लिखने के बाद सूर्या ने वो नैपकिन सीधे लारा के हाथों में पकड़ा दी और बोला, तुम्हें तो पता ही है कि मैं सेल्स में जॉब करता था, तो ये जो मैंने लिखा है वो एक बिगनर लेवल ब्यूटी पिल का फॉर्मूला है। तुम एक कॉस्मेटिक ग्रुप की डायरेक्टर हो, है ना? इसे अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को दिखाना, उन्हें पता चल जाएगा कि कितनी कीमती चीज है। लारा हक्की बक्की रह गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी नैपकिन को हैरानी से देखा और दिलचस्पी से पूछा, मतलब तुम 1 महीने का रेंट इस नैपकिन से चुकाना चाहते हो? सूर्या ने सिर हिलाते हुए एक उंगली उठाई और कहा, मैं उस फॉर्मूले के बदले 1 महीने का किराया और 5,000 रुपए अलग से चाहता हूँ। तुम्हें बता दूं, इस फॉर्मूले की मार्केट में कीमत कम से कम 10 लाख है, तो तुम इसे 10 लाख से कम में कभी मत बेचना। लारा ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए सूर्या की तरफ देखा। वो देखना चाह रही थी कि क्या वो मजाक कर रहा है, लेकिन सूर्या पूरी तरह सीरियस था। लारा ने सूर्या को देखा और मन में सोचा, क्या इसे सच में लग रहा है कि एक नैपकिन पर लिखे कुछ शब्दों की कीमत 10 लाख हो सकती है? क्या पागल को मैंने अपने घर में घुसा लिया? लारा को अब सूर्या अजीब लग रहा था। उसने सोचा, पता नहीं क्यों, इससे मुझे कुछ तो कनेक्शन फील हो रहा है, वरना अभी तक तो मैं तुम्हें ऐसे घर से बाहर निकाल चुकी होती। 1 मिनट बाद लारा ने गहरी सांस ली और नैपकिन को अपनी जेब में डाल दिया और फिर उसने 5,000 रुपए निकाले और सूर्या के हाथ में रखते हुए बोली, देखो, मैं ये 5,000 रुपए इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम इन पैसों से कोई अच्छी नौकरी ढूंढो।
और हाँ, तुम यहाँ सिर्फ 1 महीने तक रह सकते हो। 1 महीने बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जहाँ चाहो जा सकते हो, फिर मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल मैं ऑफिस जा रही हूँ। टेबल पर डुप्लीकेट चाबी रखी है। सूर्या तुरंत आगे आया और बोला, ऑफिस में जिया मैडम है क्या? तुम एक बार मुझे उनसे मिलवा सकती हो? लारा ने नाक से कोड ली और बोली। सूर्या चुप हो गया। उसे याद आया कि उसका प्रोडक्ट पिच करने वाला बहाना अब नहीं चलेगा। उसने सोचा, जिया माहेश्वरी से मिलने की कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। फिलहाल चुप हो जाता हूँ, वरना घर से भी निकाला जाऊंगा। और सूर्या अपने होठों पर उंगली रखकर शांत खड़ा हो गया। लारा सूर्या को आंखें दिखाती हुई अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। सूर्या ने लारा की पीठ की तरफ देखा, जो अब दरवाजे के बाहर जा चुकी थी। लारा के जाते ही सूर्या की नजर फिर से उस काले पत्थर पर गई। उस पत्थर जो पत्थर को पकड़कर सूर्या को उस दूसरी दुनिया का एहसास हो रहा था, वो दोबारा वहां जाने की लगन में था। लगता है मेरी ताकत अभी काफी नहीं है। मुझे जल्दी से अपनी साधना पर ध्यान देना होगा। अगले कुछ दिनों में मैं इस चीज को पक्का करूंगा। फिलहाल सूर्या के लिए एक और जरूरी चीज थी, और वो था पैसा कमाना। 5000 रुपए कुछ भी नहीं थे उन जड़ी बूटियों की कीमत के आगे जो उसकी साधना के लिए जरूरी थी। उसने सोचा, क्या उसे बाहर जाकर नौकरी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सूर्या ने अपनी जिंदगी में कभी किसी के अंडर काम करने का सोचा तक नहीं था। तो फिर वो क्या कर सकता था? सूर्या के मन में आया, क्या कोई बिजनेस शुरू करूं? उसे जल्दी पैसे कमाने थे, और जितना जल्दी हो सके उतना ही बेहतर था। सूर्या ने सोचा, क्या मेरे पास जितने भी सीक्रेट फॉर्मूले हैं उन्हें बेच दूं? लेकिन जब लारा को ही मुझ पर विश्वास नहीं हुआ तो किसी और को भी कैसे होगा? सूर्या और सोचता रहा। उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। वो ख्याल आते ही सूर्या ने जोर से ताली बजाई और फैसला कर लिया कि वो यही करेगा। मैं लोगों का इलाज करूंगा। सूर्या ने सोचा, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री और रेज्यूमे की जरूरत होती है, जो मेरे पास नहीं है। ऐसे में हॉस्पिटल में तो काम मिलेगा नहीं। उसने तुरंत फैसला किया, मैं सड़क के किनारे स्टॉल शुरू करूंगा और वहां लोगों को ठीक करूंगा। यह सोचकर सूर्या गंभीर हो गया। उसने तुरंत कदम उठाए और बाहर निकल गया। वो सबसे पहले नीचे एक दुकान पर गया, जहां उसने कुछ बैनर बनवाए जिन पर लिखा था पुनर्जन्म, भगवान के हाथ और इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें। इसके बाद उसने कुछ सिल्वर नीडल्स और इलाज के लिए जरूरी कुछ और टूल्स खरीदे। बस यहीं तक नहीं, सूर्या ने उस इलाके का कई बार चक्कर लगाया और फिर अपने स्टॉल के लिए सबसे अच्छी जगह का चुनाव किया। उसने एक बहुत बड़े पार्क के पास जगह चुनी, जिसकी कुछ ही दूरी पर एक खास शॉपिंग स्ट्रीट भी थी, जहां अच्छी खासी भीड़ रहती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां पहले से ही कई लोगों ने ज्योतिष और आयुर्वेदिक दवाइयों का स्टॉल लगा रखा था, इसलिए यहां आने वाले लोग सूर्या के स्टॉल पर भी भरोसा कर सकते थे। सूर्या ने सोचा, एक बार मेरी अच्छी इमेज बन जाए, लोग ट्रस्ट करने लगे तो कस्टमर्स खुद ही आने लगेंगे। पूरा दिन सूर्या अपने स्टॉल के लिए तैयारी करता रहा। वो काफी एक्साइटेड था। रात को जब लारा ऑफिस से घर लौटी तो वो ये देखना चाहती थी कि कहीं सूर्या उससे नाराज तो नहीं है, क्योंकि लारा को लग रहा था कि उसकी सुबह की बातें शायद थोड़ी रूड हो गई थीं। लारा सूर्या को सॉरी बोलने के इरादे से उसके रूम में घुसी, लेकिन लारा को उल्टा गुस्सा आ गया। लारा ने देखा कि सूर्या ने पैसे बर्बाद करके ढेर सारे अजीबोगरीब बैनर खरीद रखे थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। लारा का दिमाग खराब हो गया। उसने जब बैनर पर लिखी चीजें पढ़नी शुरू की तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गई। उसे लगा था कि उसकी सुबह की सलाह से सूर्या सुधरेगा और शायद कोई ईमानदार नौकरी ढूंढ लेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सूर्या सुधरने के बजाय लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम शुरू करेगा। लारा गुस्से में थी कि उसने झूठ और फरेब का सहारा भी ले लिया। सूर्या जैसे ही वॉशरूम से निकलकर बाहर आया, वो लारा को देखकर काफी एक्साइटेड हुआ। वो लारा को अपने प्लान के बारे में बताने ही वाला था कि लारा गुस्से में उसके पास आई और जोर से डांटने लगी। सूर्या को लारा का ऐसे भड़कना समझ नहीं आया। वो एकटक उसे देखता रह गया। फिर उसने कंधे उचकाते हुए थके हुए अंदाज में कहा, मैं यहाँ घायल और बीमार लोगों का इलाज कर रहा हूँ, ये कैसे? एक सही काम नहीं है। लारा ने सांस छोड़ी और गुस्से में बोली, झूठा, तू ये सब नकली काम शुरू कर रहा है। फ्यूचर में तुम उनका सामना कैसे करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? लारा को लगा था कि सूर्या उसकी इन बातों का भी कोई मजाक या जवाब देगा या कोई हल्का फुल्का गंदा मजाक करेगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट सूर्या की आंखों की चमक धीमी पड़ गई थी। उसने बिना कुछ कहे मुड़कर अपनी तैयार की हुई चीजें उठाई और बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर रुकते हुए सूर्या ने कहा, मैं भी फ्यूचर में उनका सामना करना चाहता हूं, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। मैं उन्हें कभी देख नहीं सकता। ये कहकर सूर्या बाहर चला गया। लारा ने सूर्या की उदास पीठ को देखा, जो दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलत कह दिया। लारा अपने मन में बुदबुदाई, उसके माता पिता नहीं है। शिट, और मैंने क्या क्या कह दिया। लारा को अचानक एहसास हुआ कि सूर्या का दिल इस वक्त कितनी बुरी तरह से टूटा होगा। लारा की भी आंखों में आंसू भर आए। उसे 8 साल पहले का वो क्रूज वाला हादसा याद आ गया। उसे याद आया कि उसका क्लासमेट और उसका परिवार कैसे एक ही दिन में खत्म हो गया था। लारा को परिवार खोने का दर्द अच्छे से पता था। इसी वजह से उसने सबके अगेंस्ट जाके अपने क्लासमेट के पेरेंट्स की बॉडी का अंतिम संस्कार भी किया था। लारा उस थॉट से अचानक बाहर आई और बाहर की तरफ दौड़ी।
वो सूर्या से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन सूर्या उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सूर्या बाहर की भीड़ में कहीं खो चुका था। लारा ने बहुत ढूंढा और जब वो हार मानने जैसा महसूस कर रही थी तभी उसका फोन बजा। उसने सोचा कि जरूर सूर्या का फोन होगा, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि सूर्या का फोन तो घर पर ही है। लारा ने देखा कि फोन की स्क्रीन पर साफ 2 शब्द लिखे थे, प्रेसिडेंट्स ऑफिस। लारा ने अपने ख्यालों को संभालते हुए फोन उठाया। आप कौन हैं? प्रेसिडेंट ने मुझे फोन क्यों किया? ये कहने के साथ ही कॉल कट गया। लारा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो पिछले कई साल से इस कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन उसने कभी प्रेसिडेंट को इतनी हड़बड़ाई हुई आवाज में बात करते हुए नहीं सुना था। और ऊपर से उस निकट की मीटिंग बुलाई थी, जो सबसे हाई लेवल कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। लारा अपने मन में कयास लगा रही थी, एक नया दांव, एक नई उम्मीद। वहीं अपने हाथ में कई चीजें उठाए सूर्या एक शॉपिंग स्ट्रीट में पहुंचा। शाम का समय था, इसलिए अलग अलग साइज की कई दुकानें लग चुकी थीं। अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। सूर्या ने आखिरकार एक खाली जगह ढूंढी और अपना सामान नीचे रखकर एक नॉर्मल सी फोल्डिंग टेबल लगा दी। जैसे उसने सारा सेटअप किया, उसे रियलाइज हुआ कि वो कुर्सी लाना तो भूल ही गया था। सूर्या ने सोचा, कुर्सी के बिना पेशेंट बैठेंगे कहाँ, और ज्यादा भीड़ आ गई तो क्या सब खड़े होकर इंतजार करेंगे? क्या सच में मुझे अपने पहले दिन की ओपनिंग टालनी पड़ेगी? सूर्या ने मायूस होकर सोचा। तभी किसी चमत्कार की तरह उसके पास एक सेरेमिक बेचने वाले बुजुर्ग आदमी आए और बोले, अरे बेटा, तुम नए हो यहाँ, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। सूर्या ने उन्हें ध्यान से देखा। वो काफी ईमानदार लग रहे थे। उस बुजुर्ग का नाम ओम सैनी था और वो भी काफी दूर से वहां रोजगार के लिए दुकान लगाते थे। उनसे बातचीत करके सूर्या को वो बहुत खुश मिजाज लगे। सूर्या, तुम परेशान लग रहे हो, क्या दिक्कत है बेटा? ओम सैनी ने सूर्या को देखकर पूछा। सूर्या ने बिना किसी झिझक के ईमानदारी से बताया, आज मेरा पहला दिन है अंकल, और मैं कुर्सी लाना भूल गया। अब सोच रहा हूँ कि अपना सामान समेटकर घर लौट आऊं। ये सुनकर अंकल ओम ने तुरंत अपनी कुर्सी सूर्या को दे दी और कहा, मुझे ज्यादा बैठना पसंद नहीं है, तुम ये ले लो। आज एक कुर्सी से ही काम चलाओ। अब मार्केट में उतर गए हो तो जाने का मत सोचो। लेकिन अंकल, अगर आपके पास कुर्सी नहीं होगी तो आपको पूरे दिन खड़ा रहना पड़ेगा, ये कैसे हो पाएगा? सूर्या चिंता जताते हुए अंकल ओम से कह ही रहा था कि अंकल ओम ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी और अपने स्टॉल पर कुर्सी लेने चले गए। सूर्या ने अपने मन में सोचा, इस शहर में सारे लोग बुरे नहीं हैं, कुछ अंकल ओम की तरह अच्छे भी हैं। तब तक अंकल कुर्सी लेकर आ गए थे। उन्होंने कुर्सी सूर्या को पकड़ा दी और मुस्कुराकर बोले, चिंता मत कर बच्चे, मैंने तुझे दी है तो अब ये तेरी हो गई। जब तेरा काम बढ़िया चलने लगे तो एक सिगरेट दे देना, वही काफी होगा। उन्होंने स्टॉल में चुपके से झांक कर देखा, लेकिन जब उन्होंने बैनर देखे तो वो हैरान रह गए। पहला बैनर तो ठीक ठाक था, उस पर लिखा था, डॉक्टर का हाथ हो तो बीमारी बस एक बहाना है। लेकिन दूसरा बैनर थोड़ा अजीब था। उस पर लिखा था, यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र के नंबर 1 अस्पताल के डॉक्टर भी ऐसा दावा नहीं करते हैं। क्या ये लड़का पागल है? हालात तब और बिगड़ गए जब उन्होंने तीसरा बैनर देखा। तीसरा बैनर पढ़कर अंकल ओम को तो जैसे झटका ही लग गया था। उस पर लिखा था, शुरुआती ऑफर, सभी पर 20% छूट, हर बीमारी का इलाज सिर्फ 1 लाख से शुरू। अंकल ओम को जैसे चक्कर सा आ गया। वो बुदबुदाए, हे भगवान, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर तो सिर्फ कंसल्टेशन फीस ही 1 लाख से शुरू हो रही है। ये क्या तमाशा है? अंकल ओम सूर्या को रोकने ही वाले थे, लेकिन तब तक सूर्या का स्टॉल लोगों से घिर चुका था। वहां कुछ ही देर में इतनी भीड़ लग गई थी कि अंकल ओम खुद अंदर नहीं घुस पाए। ये अच्छा नहीं है, ये बच्चा मुश्किल में पड़ जाएगा। अंकल ओम ने परेशान होकर सोचा। असल में ज्यादातर लोग वहां सूर्या का मजाक उड़ाने आए थे। लोग उस लड़के को देखना चाहते थे जिसने कंसल्टेशन फीस के नाम पर 1 लाख मांगने की हिम्मत की थी। सूर्या के स्टॉल के आगे लोगों का जमावड़ा लग गया था। सब सूर्या को देखने के लिए एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। तभी उस भीड़ में एक सुनहरे बालों वाला आदमी सबसे आगे पहुंचा और सूर्या को ऊपर से नीचे तक देखकर हंसते हुए बोला, तू नया है यहाँ, है ना? तू यहाँ लोगों का इलाज करने आया है? 1 लाख फीस मांगता है? मजाक चल रहा है क्या? सूर्या ने एक नजर में पहचान लिया था कि वो आदमी वहां इलाज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ झगड़ा करने आया था। सूर्या भी कम नहीं था। उसने भी उस आदमी को लूप दिया और फिर कहा, मुझे 1 लाख कंसल्टेशन फीस दे, फिर खुद देख लेना कि मजाक है या नहीं। सुनहरे बालों वाले आदमी को उम्मीद नहीं थी कि सूर्या इतना सीधा जवाब देगा। पूरी भीड़ के सामने जैसे उसके ईगो को ठेस लगी थी। उसने धमकाते हुए कहा, तू मुझसे 1 लाख मांग रहा है? मैं तेरे जैसे कई ठगों की पिटाई कर चुका हूँ, समझा? यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाने आया है। बताओ क्या है भी? सूर्या ने अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, क्या बताना है, बता। सूर्या की गहरी आवाज और पैनी नजर से ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया था। यहाँ तक कि वो सुनहरे बालों वाला आदमी भी सकपका गया। उसने जब सूर्या की खूंखार लाल आंखें देखी तो एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे खुद यमराज उसके सामने खड़े हों। उसका शरीर वहीं जम गया और माथे से पसीना टपकने लगा। सुनहरे बालों वाला आदमी घबराते हुए पीछे हटने लगा। उसके कदम लड़खड़ाए और वो जोर से मुंह के बल गिर पड़ा। उसे ऐसे डरते हुए गिरते देखकर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई।
सब उस पर जोर जोर से हंसने लगे, उसका वीडियो बनाने लगे। सुनहरे बालों वाला आदमी शर्मसार हो गया था। वो शर्मिंदगी में मुंह नीचे करके उठा और अपनी दुम दबाकर वहां से भाग गया। सब हंसते हंसते पागल हो गए थे कि तभी एक आवाज आई, तुम अपनी कंसल्टेशन फीस कैश में लोगे या चेक में? भीड़ में से सूट बूट में खड़े एक आदमी ने सूर्या को देखकर कहा। वो आदमी एक बड़ी सेल्स कंपनी का डायरेक्टर था। वो वहां सबका अटेंशन लेना चाह रहा था। सूर्या ने जवाब दिया, मैं फीस अकाउंट में हाथों हाथ ट्रांसफर करवाता हूँ, और हाँ, 1 लाख तो सिर्फ एडवांस है। अगर मरीज की हालत ज्यादा गंभीर हुई तो फीस 5 लाख से शुरू होगी, और मैं एक गारंटी देता हूँ कि बीमारी चाहे कोई भी हो, मैं उसे जड़ से ठीक कर दूंगा। सूर्या की ये बात सुनकर एक पल के लिए पूरी भीड़ सन्न रह गई। सबकी बोलती बंद हो गई थी। चारों ओर खुसर फुसर और हलचल मच गई। अरे, ये पागल खाने से भागकर आया है क्या? किसी ने भीड़ में से चिल्लाते हुए कहा। सब हैरान थे। लोगों को लग रहा था कि सूर्या टाइम पास कर रहा है, और लोग भड़कने लगे। गुस्से में आई भीड़ सूर्या को खरी खोटी सुनाने लगी थी। ये लड़के, तू खुद को भगवान समझता है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतनी बड़ी रकम तुझे मजाक लगती है? अगर इतना ही पैसा चाहिए तो जाकर कोई बैंक लूट ले। गुस्से में सूर्या को डांटते हुए कहा, अरे मुझे तो ये लड़का कोई स्कैमर लगता है। देखना, पैसे मिलते ही रफू चक्कर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, ये पक्का स्कैमर ही है। एक के बाद एक लोग सूर्या पर चढ़ते जा रहे थे और माहौल धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा था। अंकल ओम ने देखा कि भीड़ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, उन्होंने जल्दी से भीड़ के बीच से रास्ता बनाया और सूर्या के पास आकर बोले, सूर्या, मेरी बात मान और अभी के लिए अपना स्टॉल हटा ले। अरे अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। अंकल ओम सूर्या को समझा ही रहे थे कि तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई और वो घबराते हुए बोले, वो लगता है किसी ने सच में पुलिस को बुला लिया है, जो उसे एक मौका देगा। लेकिन यहाँ तो सबने उसे फ्रॉड और स्कैमर मान लिया था। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत तो उस पर अंडे फेंकने की तैयारी कर रही थी। सूर्या ने मायूस होते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी के लिए स्टॉल बंद कर देता हूँ। मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए अब कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। सूर्या अपना सामान समेटने ही वाला था कि तभी भीड़ से निकलकर 2 लड़कियां बाहर आईं। उन लड़कियों के आते ही माहौल अचानक शांत हो गया। दोनों इतनी खूबसूरत थीं कि भीड़ की सारी गालियां और गुस्सा थम गया। हर किसी की नजरें अब उन्हीं पर टिक गई थीं। उनमें से एक लड़की ने येलो हुडी पहन रखा था और उसके आधे चेहरे को ढक रखा था, लेकिन फिर भी ये साफ समझ आ रहा था कि वो बेहद खूबसूरत और प्रिटी होगी। उस लड़की ने सूर्या के बैनरों की ओर देखा। हालांकि वो थोड़ा डाउट में थी, लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या तुम सच में सब कुछ ठीक कर सकते हो? सूर्या ने हाँ में सिर हिलाया। लड़की ने कुछ देर सूर्या के चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। सिचुएशन इतनी जल्दी पलट गई कि सूर्या को यकीन ही नहीं हो पा रहा था। अभी कुछ ही देर पहले सब उसके खिलाफ थे, उसे स्कैमर समझ रहे थे, और अब एक लड़की उसे अपने साथ ले जाना चाह रही थी। जैसे ही लड़की ने ये कहा, उसके पास खड़ी छोटे बालों वाली लड़की बोल पड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या माही? ये लड़का साफ साफ फ्रॉड लग रहा है। तुम ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। और वैसे भी अमेरिका से डॉक्टर्स की एक टीम कल अंकल की सर्जरी के लिए यहाँ आ रही है। तुम अब इस फ्रॉड के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? अरे इस लड़के को देखो तो, ये हमारी एज का ही लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये एक मेडिकल स्टूडेंट होगा। क्या तुम सच में सोचती हो कि इतना सा लड़का हर बीमारी ठीक कर सकता है? माही अब थोड़ा डाउट में आ गई थी, लेकिन उसने एक बार फिर सूर्या की तरफ देखा और रिफाई करते हुए पूछा, क्या तुम सच में झूठ नहीं बोल रहे हो? सूर्या ने अपने बैनर की ओर इशारा करते हुए। माही कुछ पल तक सूर्या की आंखों में देखती रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा। माही ने सूर्या को ध्यान से देखा और कहा, चलो मेरे साथ। माही के चलो बोलते ही वहां खड़ी भीड़ हैरान हो गई। वो माही को समझाने लगी, अरे बेटा, ये फ्रॉड है, इसके चक्कर में मत पड़ो। इससे अच्छा किसी हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ कहाँ पैसा फेंक रही हो। हर कोई माही को समझाने की कोशिश कर रहा था। माही के दोस्त नैन्सी भी परेशान होकर बोली, इतनी जल्दबाजी में फैसला मत कर। सुन रही है ना सब क्या कह रहे हैं? ये फ्रॉड है माही, यहाँ से चल। लेकिन माही जैसे अपना मन बना चुकी थी। उसने सूर्या का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अभी तुरंत, और उसे खींच कर ले जाने लगी। माही सूर्या को अपनी बड़ी सी मर्सिडीज के सामने ले आई थी। सूर्या को यकीन नहीं हुआ कि वो मर्सिडीज में बैठेगा। आखिर वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने वाला था। माही ने दरवाजा खोला, सूर्या अंदर जाके बैठ गया। फिर माही और नैन्सी भी पीछे सूर्या के साथ ही बैठी। तीनों के गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने तुरंत माही से पूछा, कहाँ चलना है मैडम? माही की सांसें तेज थीं। उसने बोतल से पानी का घूंट पिया और कहा, घर ले चलो। नैन्सी ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो अब भी चाहती थी कि माही सूर्या को घर लेकर न जाए, लेकिन माही कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। माही ने सूर्या की तरफ देखा। वो गाड़ी को ही देखे जा रहा था कि तभी माही ने अपना हाथ सूर्या की तरफ बढ़ाया और कहा, मेरा नाम माही है। सूर्या ने तुरंत मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, मैं सूर्या हूं। माही के चेहरे पर भी स्माइल आ गई।
उसने फिर अपने बैग में हाथ डाला, उसमें से कुछ रुपए निकाले और सूर्या को देते हुए बोली, ये तुम्हारे एडवांस के लिए हैं। सूर्या ने माही की बात बीच में ही काट दी और बोला, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो क्या तुम मेरे काम पर भरोसा नहीं कर सकती? माही ने एक पल उसे गौर से देखा और फिर नम आंखों से बोली, मैं ये चाहती हूँ कि घर पहुंचकर तुम मेरी मॉम से झूठ बोलो। सूर्या को कुछ समझ नहीं आया, वो हैरानी से माही को देख रहा था। तभी माही आगे बोली, तुम्हें ये बोलना होगा कि तुम डैड को ठीक तो कर दोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन्हें 1 साल के लिए पहाड़ों में अपने आश्रम में ले जाना होगा, वहीं वो ठीक हो पाएंगे। माही की बात कंप्लीट होने के बाद नैन्सी को समझ आया कि माही के दिमाग में चल क्या रहा था। वो माही के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो तुम इस फ्रॉड को बस इसलिए ले जा रही हो ताकि आंटी को कुछ पता ना चले, लेकिन कभी न कभी तो उन्हें सच पता चलेगा ना? माही के होंठ फड़फड़ाने लगे, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो सुबकते हुए बोली, मैं और क्या करूं नैन्सी, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तू जानती है डैड के बारे में, उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। ऊपर से मॉम की तबीयत भी खराब होती जा रही है। उन्हें अगर डैड के बारे में पता चल गया तो वो सहन नहीं कर पाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने दोनों पेरेंट्स नहीं खोना चाहती हूँ। नैन्सी माही की तकलीफ समझ गई थी। उसने तुरंत माही को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रो रही थीं। सूर्या भी बगल में बैठा बैठा इमोशनल हो गया था। आखिर माँ बाप को खोने की तकलीफ उससे बेहतर कौन समझ सकता था। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में आया, 1 मिनट, ये लड़की मुझे मेरी डॉक्टरी वाली स्किल्स के लिए नहीं बल्कि झूठ